इकबाल जी ये बताइए, आप तकरीबन 2.5 साल जेल में रहकर आए हो, क्या कारण था जेल में रहने का? सीए एनआरसी के अगेंस्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मोमेंट शुरू किए थे। हम लोग एक विरोध कर रहे थे। गवर्नमेंट क्या है कि जो है सुनना नहीं चाहती है और उसको सॉल्यूशन नहीं देती है। वो चाह रही है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम ला रहे हैं वही सही है, बाकी सारे लोग जो है वो बेवकूफ़ हैं। यूएपीए इज़ अ टेरर एक्ट है वो, और वो टेरर एक्ट लगा देना, ये कभी सोचे नहीं थे कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट, हम स्टूडेंट्स हैं। कैसे देखते हो अपने देश की तानाशाही? ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ यूएपी ਦਾ केस ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। इकबाल जी ये बताइए, आप तकरीबन 2.5 साल जेल में रहकर आए हो, क्या कारण था जेल में रहने का? 13 मंथ जो है 1.5 साल में जेल में रहा। हम जेल इसलिए गए थे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था। हम सीए एनआरसी के अगेंस्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मोमेंट शुरू किए थे। हम लोग एक विरोध कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो बिल लेके आ रही है, जो एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट कर रही है, वो सही नहीं है, वो गलत है और उसको गलत तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, इसको जो है वो गलत तरीके से पेश कर रही है। तो हम उसका विरोध कर रहे थे कि आप जो है मुस्लिम्स की जो भी नेशनलिटीज़ है आप उसको नहीं छीन सकते, आप उसको नहीं ले सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम जो है मुसलमानों को जो है वो उसकी नागरिकता नहीं देंगे। तो हम इसका विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, अपनी डिमांड्स मांग रहे थे अपनी सरकार से। लेकिन हमारी सरकार के ना तो कान में आवाज़ जाती है, ना सर में जूँ रेंगता है, ना ही सरकार जो है वो कुछ सुनती है और ना बोलती है, ना सॉल्यूशन निकालती है। उनके पास ऐसा लगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनको चुप करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए जो है ऐसा किया जाए कि इनकी जो है अरेस्ट कर लिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए। तो जब सीए एनआरसी का पूरा मोमेंट चल रहा था शाहीन बाग में, जामिया में, इंडिया में, डिफरेंट पार्ट्स पे, डिफरेंट एरियाज़ में, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया कि अरेस्ट लोगों, जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद जब कोरोना आया, कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ, तो फर्स्ट लॉकडाउन में जो लोग भी एक्टिव रोल में थे या जो लोग भी उसका विरोध कर रहे थे, जो लोग जो है वो लोगों को कनेक्ट कर रहे थे, जो है लोगों को जो है वो सीए और एनआरसी का जो पूरा एक्ट है उसको समझा रहे थे, ऐसे लोगों को टारगेट की और ऐसे लोगों को जो है वो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इसलिए उसी वक्त मुझे भी अरेस्ट किया गया था 17 मई 2021 में, जब मैं अरेस्ट हुआ। और अरेस्ट होने के बाद मैं जेल गया, 13 मंथ में जेल में रहा। और उसी केस में आज भी हमारे बहुत सारे दोस्त, जैसे कि शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, खालिद सैफ़ी हैं, मिरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, गुलफिशा है, ये तमाम लोग आज भी जेल में हैं। दिल्ली के जो सेंट्रल जेल है तिहाड़, उसमें आज भी हैं और वो लोग भी जो है इंसाफ का वेट कर रहे हैं। वो लोग भी जो है वो कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको बेल मिलेगी, क्योंकि वो मुजरिम नहीं हैं, वो सिर्फ विरोध कर रहे थे, वो सरकार से बोल रहे थे। आपत्ति दर्ज कराना कोई विरोध नहीं। अगर मैं अपने फैमिली से खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली से कोई बात, मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ लाई गई जिससे जो है वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अपने फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने फादर से, अपने मदर से कि ये जो है ये चीज़ सही नहीं है। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ लेके आ रही थी तो उनको चाहिए था कि जिस कम्युनिटी के रिलेटेड वो चीज़ है उसकी सुनी जाए। अगर सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है तो सिख की सुनी जाए, अगर जो है मुसलमानों के है तो मुसलमानों के, अगर वो दलितों के अगेंस्ट है, अगर वो किसान का फार्मर मूवमेंट्स था, एंड ऑफ द डे उन्होंने सुना तो उन्होंने बात रखी। तो गवर्नमेंट क्या है कि जो है सुनना नहीं चाहती है और उसको सॉल्यूशन नहीं देती है। वो चाह रही है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो चीज़ हम ला रहे हैं वही सही है, बाकी सारे लोग जो है वो बेवकूफ़ हैं, सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, उनके दिमाग नहीं है। तो इस तरह से जो है वो सरकार जो है लोगों को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी तानाशाह सरकार हो चुकी है और हम लोगों की असल लड़ाई उसी तानाशाही पे है। तानाशाही पर लड़ाई तो है आपकी। आपने जब प्रोटेस्ट शुरू किया था उसके पहले सोचा था कि आपके ऊपर ऐसे यूएपीए का केस लग जाएगा? देखिए, केस जब हमने शुरू किया था उस दिन ही हमारे ऊपर जो है एफआईआर हो गए थे, लेकिन ये नहीं था कि यूएपीए का, क्योंकि आप मतलब क्या है कि टेररिस्ट बना देना, यूएपीए इज़ अ टेरर एक्ट है वो, और वो टेरर एक्ट लगा देना, ये कभी सोचे नहीं थे कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट, हम स्टूडेंट्स हैं और टेररिज्म हमारे ऊपर लगा दिया जाए या देशद्रोह के आरोप लगा दिए जाए, इस तरह के एलिगेशन सरकार लगा दे, ये तो नहीं सोचे थे। लेकिन केस लगने के संभावना थे क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर हो चुका था, तो डर नहीं था, बस इतना था। ठीक है, अब जब हमने जो लड़ाई को शुरू की है, जो मोमेंट शुरू किया है, जो आंदोलन शुरू किया है, उसको एंड तक लेके जाएंगे। मूवमेंट को आप एंड तक लेके जाने की बात कही। जब आप में जेल में थे तो आपको कैसा फील हुआ कि यार मैं कहीं फंस गया, कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाई तो मुझे ये
ऐसा मतलब हशर मिला है? देखिए बिल्कुल ये तो कभी नहीं दिमाग में आया कि मैं फंस गया। मुझे क्योंकि इस बात का आइडिया था कि कुछ ना कुछ तो होगा, और इसलिए भी उनको मौका मिल गया क्योंकि लॉकडाउन था। आई थिंक अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता, कोरोना नहीं आया होता, तो शायद हमारा मूवमेंट आज तक चल रहा होता। ये भी एक चांसेस हैं। लेकिन ये था कि ठीक है, आज नहीं तो कल हम जेल से बाहर आएंगे और हम जो है कहीं ना कहीं जो है याद रखे जाएंगे। आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में याद रखा जाएगा। कम्युनिटी याद रखेगी, लोग याद रखेंगे, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भी जो है वो इंसाफ को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, वो तमाम लोग मुझे याद रखेंगे। और वही नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ, आज मैं पंजाब में हूँ, क्योंकि इंसाफ पसंद लोग आज भी यहाँ हैं। और मतलब हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जो बुलाते हैं, जो अपना प्यार देते हैं, जो अपना सपोर्ट देते हैं, जो अपना सहयोग देते हैं, और हम उनके साथ जो है वो हमारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। हम उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। तो ठीक है, उस वक्त जब जेल में था तो थोड़ा सा 2-4 दिन स्टार्ट में थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें आती हैं माइंड में, लेकिन धीरे धीरे ये था कि ठीक है, हमारे साथ ऐसे लोग हैं, हमारे जो हैं साथ दुआएँ हैं माएँ बहनों की, हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट है, वो तमाम इंसाफ पसंद लोगों का सपोर्ट है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं स्ट्रांग था, मुझे हिम्मत मिलती थी, ताकत मिलता था, हौसला मिलता था। फिर कैसे टॉर्चर वगैरह भी करते थे? फिज़िकली टॉर्चर तो थोड़ा कम किए, बट मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हैं। बेसिकली मेंटली टॉर्चर ही जो है वो उनका ये होता है, इस तरह से कि टॉर्चर होते हैं कि वो आपके घर को थ्रेट देने की बात करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट देने की बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स को थ्रेट देने की बात करते हैं, या इस तरह से जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आपको टेररिस्ट बोल दिया जाएगा, आपको आतंकवादी बोल दिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो मेंटली जो है वो टॉर्चर करते हैं। थोड़ा सा फिज़िकली टॉर्चर हमारे साथ हुआ था जेल के अंदर भी, और ड्यूरिंग द पुलिस रिमांड भी। बाकी शुरुआती दिनों में ही जो हमारे फर्स्ट डेज थे, फर्स्ट सेकंड डेज, उसी में, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कैसे देखते हो अपने देश की तानाशाही को? देखिए तानाशाही है, जब कोई चीज़ ऊपर उठता है तो वो नीचे भी आता है। तो हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल लोगों को ये बात समझ में आएगी। जो लोग ऊपर लेके गए हैं वही लोग उसको नीचे भी लेकर आएंगे। हमें इस बात पे यकीन है, भरोसा है कि इनकी तानाशाही जो है वो जल्दी ख़त्म होगी, और वो जो है जल्दी वो सारी चीज़ें जो हैं जिस चीज़ के लेके, कि जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असल में वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मान रहे। इंडिया में सब कुछ इक्वल है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चला जाए तो, लेकिन सरकार जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाह रही है। इस देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है। इस एजेंडे पे काम कर रही है। हमारी इस एजेंडे से लड़ाई है, और इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है, हो सकता है मैं क्या हमारे आने वाली नस्लें भी इस लड़ाई को लड़े, लेकिन यह है कि हर दौर में कुछ लोग आते हैं जो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है वो जुल्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, नाइंसाफ़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी उम्मीद है, होप है कि जल्द ही ये लोग भी जो है वो ख़त्म होंगे, और जो है इंसाफ का बोलबाला होगा। यहाँ पे लोग आज़ाद होंगे, महिलाएं आज़ाद होंगी, महिलाएं घूमेंगी, इस तरह की महिलाएं होंगी जो हाथों में सोना उछालते हुए जाएंगी, तो लोग देख के जो है उनको टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। इस तरह का हिंदुस्तान हम चाहते हैं, इस तरह के हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें या हमारी नस्लों को जो है इस तरह के हिंदुस्तान देखने का मौका मिलेगा, और उसी हिंदुस्तान को बनाने के लिए, संवारने के लिए, जैसा कहा जाता है कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान जो है वो सोने का चिड़िया था, हम उसी को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज फिर नेशनल डे मनाया जा रहा है, ह्यूमन्स डे मनाया जा रहा है, कैसे फील करते हो? आपको यहाँ हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे आपके साथ यूएपी का धक्का हुआ, ऐसे इन लोगों के साथ भी हुआ, आज बीच में आए हो, कैसा फील कर? हाँ देखिए, अपनों के बीच में आए हैं और अपनों से मोहब्बत होता है। हर कोई एक तरह से सताए हुए हैं, एक ही तरह के मार खाए हुए लोग हैं। तो जब एक साथ आते हैं तो थोड़ा दूर दूर थे तो थोड़ा सा कमज़ोरी फील होता था, लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है एक साथ हैं, और हर एक ही चीज़ के शिकार हैं, उन्हीं लोगों के शिकार हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। तो हम तमाम लोगों को उन्हीं से, हमारी लड़ाई उन्हीं से है, हमारी मांगें उन्हीं से हैं, हमारी डिमांड्स उन्हीं से हैं, और वो लगेगा उसमें जो है, उसी में लगे रहेंगे। मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही है कि जो है हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। तो जो है अपने लोग हैं, हम इनके दर्द में जो है शरीक हैं, ये हमारे दर्द में शरीक हैं। बिल्कुल। फिर आखिरी सवाल है, कैसे देखते थे जब आपके ऊपर केस हुआ, आपकी कम्युनिटी ने जिसके लिए आपने आवाज़ उठाई उसने आपके सपोर्ट किया? बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी, हमारे फैमिलीज़, हमारे मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, सब ने हमारा सपोर्ट किया, तभी आज मैं बाहर हूँ। हमारे लॉयर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत किया। तो तमाम लोगों के सपोर्ट से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉकडाउन में भी बहुत सारे, दल खालसा ग्रुप ने हमारे लिए प्रोग्राम्स किए, हमारे लिए मोमेंट्स चलाए, चाहे वो ऑनलाइन मोमेंट्स हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन के समय में तो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उन तमाम लोगों ने जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सबका साथ मिला है, सबका सहयोग मिला है, तो मैं आज यहाँ
यहाँ हूँ। अगर हमारे साथ कोई नहीं होता तो डेफिनेटली हम आज कहीं और होते, फिर हम इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करते, हम आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आप हमारा, क्योंकि मैं आता ही नहीं कि भाई सपोर्ट तो सबका मिल रहा है, तो आज मैं आपके पास हूँ, कल कहीं और भी आपसे मिल सकते हैं। तो सपोर्ट है तो मैं हूँ यहाँ पे, और इस तरह का सपोर्ट सबका सहयोग रहा तो आगे भी जो है देश के लिए, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, भाइयों के लिए जो है लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ UAPA ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, 10 ਅਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।